Good morning students. Today we will start our new chapter Women Change the World. बेटा आज हम पॉलिटिकल का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वीमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ये बताया गया है कि जो लेडीज़ हैं वीमेंस हैं उन्होंने किस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर चेंजमेंट लाया है। तो देखिए स्टार्टिंग से इस चैप्टर के अंदर क्या है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो हर फील्ड के अंदर अपना हार्ड वर्क की वजह से, अपनी मेहनत की, कठोर परिश्रम की वजह से जानी जाती हैं। जो लेडीज़ ही हैं जिन्होंने हमारे इस संसार के फ्यूचर को शेप देने में, इसे तैयार करने में अपना बहुत योगदान दिया है। और समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो अंधविश्वास फैले, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की है। ये हम सभी जानते हैं कि जो लेडीज़ हैं, जो वीमेंस हैं, उन्हें मैन के इक्वल आने में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है। और ना केवल घर के अंदर बल्कि वर्क प्लेस, मतलब घर से बाहर जो कार्य है उसके अंदर भी उन्हें मैन के इक्वल आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। ऑल्दो दे हैव कम अ लॉन्ग वे बट स्टिल दे हैव, हालांकि उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है जो आज के टाइम में मैंस को प्राप्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश करके समाज के अंदर अपनी समानता वाला स्थान प्राप्त कर लिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास क्या है, जो क्या सोचते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो सिर्फ फैमिली की केयर करने के लिए और हाउस होल्ड वर्क करने के लिए ही बनी हुई हैं। लेकिन उनके इस कार्य को, लेडीज़ हैं, उन्हें क्या है, उनके कार्य के द्वारा ही अलग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो सिर्फ नर्स का कार्य ही अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि जो नर्स होती है उसको क्या है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, और जो लेडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा सहन शक्ति होती है। इसी प्रकार से वो क्या मानते हैं कि जो साइंस है उसके लिए टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है, और जो गर्ल्स और वीमेंस होती हैं उनके पास टेक्निकल माइंड नहीं होता है, इसलिए जो लेडीज़ हैं वो साइंस नहीं पढ़ सकती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज से इन सारी स्टीरियोटाइप्स को, इन सारे अंधविश्वास को हटाने के लिए लेडीज़ ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और आज उन्होंने बहुत सफलता हासिल कर ली है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा लर्निंग फॉर चेंज। अब उन्होंने जो चेंज किया है उसका अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं, सीखी हैं। तो इन सभी चीज़ों के हमारे देश के अंदर, हमारे समाज में किसी पर्सनल इंसान की पर्सनैलिटी बनाने में, उसको शेप देने में सबसे अहम जो भूमिका होती है वो एजुकेशन की होती है। तो अगर हम आज के युग को देखें तो आज के युग के अंदर हर इंसान को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, सभी को क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन पुराने समय के अंदर लोगों की क्या मान्यता थी कि जो गर्ल्स को तो एजुकेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है, ये उनकी पुरानी मान्यता थी। वो क्या सोचते थे कि जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई के लिए नहीं बनी हैं, वो तो घर का कार्य करने के लिए ही पैदा होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों की सोच भी बदलती गई, और 19th सेंचुरी के अंदर जो जगह जगह क्या है, स्कूल्स खुल गए थे, और लोगों की, जो पुराने लोगों की जो स्टीरियोटाइप थी, जो सोच थी, वो चेंज हो गई थी। और लोगों ने क्या है, अपनी गर्ल्स को भी, अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि ये रेशो बिल्कुल इक्वल नहीं था। इस रेशो में आज भी बहुत डिफरेंस है। आज भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी जाती जितनी छूट लड़कों को दी जाती है। तो इसके लिए एक केस स्टडी की गई है जो रुकैया शेखावत हुसैन के ऊपर है। वो खुद इस दंश को झेल रही थी। तो इसके अंदर देखिए, इस केस स्टडी में क्या है, मैं आपको वैसे ही मैं बता रही हूँ बेटा। देखिए, जो बेगम रुकैया थी, उनका जन्म एक अमीर परिवार के अंदर हुआ था। इनके 2 भाई और 2 बहनें थी। तो उस समय क्या होता था कि जो लड़के थे उनकी शिक्षा को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। तो उनके जो भाई थे उन्हें कलकत्ता के सबसे बड़े स्कूल के अंदर उन्हें एजुकेटेड कराया गया था। लेकिन जो रुकैया और उसकी बहनें थी उन्हें घर के अंदर ही ट्रेडिशनल एजुकेशन दी गई थी। और इस एजुकेशन के अंदर गर्ल्स को सिर्फ अरेबिक भाषा ही सिखाई जाती थी। लेकिन जो स्कूल्स थे उसके अंदर बंगाली और इंग्लिश भी सिखाई जाती थी। अब जो रुकैया थी उसकी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब उसके भाई ने ये देखा, जो उसका भाई था वो वीमेन एजुकेशन के फेवर में था, उसने देखा कि रुकैया को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसने चुपचाप चोरी छिपे रुकैया को घर में रहकर इंग्लिश और बंगाली सिखा दी। और इसके साथ साथ रुकैया ने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त की। घर में रहकर अपने भाई से वो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी। तो नई नई भाषाएँ सीखने की वजह से जो रुकैया थी वो एक बहुत फेमस ऑथर बन गई थी। और उन्होंने अपनी सबसे पहली एक पुस्तक लिखी थी, सुल्ताना ड्रीम।
और ये जो सुल्ताना ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई थी है साइंस फिक्शन के अंदर, एक इंडियन साइंस फिक्शन में सबसे पहला आविष्कार था जो एक लेडीज़ की तरफ से किया गया था। इस के अंदर जो सुल्ताना थी वो क्या है, एक लेडी लैंड नामक स्थान के ऊपर उसे एक इमेजिनेशन की गई थी कि उसमें इन्हें क्या कहा था कि जो व्यूमेंस हैं उन्हें भी फ्रीडम की होनी चाहिए, उन्हें भी हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें भी सोचने की, समझने की, पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। और इसके अंदर उन्होंने जो उनकी जो राइटर थी, जो उनकी लेखिका थी, उसको उन्होंने एक फ्लाइंग एयर कार के अंदर बैठे हुए दिखाया है और जो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो प्लेन उड़ा रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी, जब उनकी जो ये पुस्तक बहुत ही पॉपुलर हुई थी तो उसके बाद इन्होंने गर्ल्स की जो फॉर्मल एजुकेशन थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न किया और इसके लिए उन्होंने 1910 में कलकत्ता में गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल ओपन करवाया था। आगे है बेटा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, जो आज की जो एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया है। आज के युग के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही एजुकेटेड किया जाता है, लेकिन आज भी एजुकेटेड गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है वो सेंसस के द्वारा देखा जाता है। सेंसस होता है बेटा जो हर साल के अंदर जो जनगणना होती है उसके द्वारा, उसके अंदर हर चीज़ का सेंसस देखा जाता है, तो उसके द्वारा इस चीज़ का पता चलता है। तो जो सेंसस है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है सिटीजन्स के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, एज के बारे में और लिटरेसी रेट के बारे में। तो 1961 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग हमारे भारत के अंदर 40% जो लड़के थे वो पढ़ते थे और 15% केवल गर्ल्स को एजुकेटेड किया जाता था। लेकिन 2011 का अगर सेंसस देखते हैं तो जो बॉयज़ की जो लिटरेसी जो रेट है वो 82% हो गया, गर्ल्स का 65% हो गया, जो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है और पॉजिटिवली ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ा मेन रीज़न था ड्रॉप आउट। देखो बेटा ड्रॉप आउट होता है जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद पूरी पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, उसे ड्रॉप आउट कहा जाता है। तो जो ड्रॉप आउट था वो गर्ल्स की साइड से सबसे ज़्यादा होता था। गर्ल्स को बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देना पड़ता था। तो इसमें क्या क्या मेन रीज़न्स थे, जो रूरल एरियाज़ थे उसके अंदर क्या होता था, जो स्कूल का और घर का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता था, मतलब जो घरों से जो स्कूल होते थे बहुत दूर होते थे और गर्ल्स के लिए पॉसिबल नहीं था इतनी दूर पैदल जाकर एजुकेशन प्राप्त करना। तो ये सबसे मेजर रीज़न था और उस समय ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं थी जिस वजह से गर्ल्स की एजुकेशन बीच में ही ड्रॉप आउट करवाई जाती थी। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थी जो बहुत गरीब थी। अब इतना जो गरीब फैमिलीज़ थी उसके अंदर सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या है, जो बॉयज़ की जो एजुकेशन थी उसे प्रायोरिटी दी जाती थी और गर्ल्स की एजुकेशन को ड्रॉप करवा दिया जाता था। और सबसे मेजर रीज़न था उस समय, मेजर रीज़न है स्कूल्स और लैक ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। स्कूल्स, प्रॉपर स्कूल्स की कमी और टीचर्स की कमी भी क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक माना जाता है। आगे बेटा व्यूमेंस मूवमेंट, आप देखिए जो लेडीज़ थी उन्होंने हर समय संघर्ष किया और अपने संघर्ष के द्वारा उन्होंने अपने राइट्स को गेन किया। तो देखिए व्यूमेन एंड गर्ल्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन, जो लेडीज़ और जो गर्ल्स थी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करने के लिए और अपने बेसिक राइट्स को गेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे स्ट्रगल किए। बट द सिचुएशन वाज नॉट सेम इन द पास्ट, लेकिन पुराने समय में ये सिचुएशन सेम नहीं थी। व्यूमेन हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, जो लेडीज़ से बहुत ज़्यादा संघर्ष करती थी सोशल रूप में और पॉलिटिकल रूप में चेंज लाने के लिए। और लेडीज़ का जो ये संघर्ष था, स्ट्रगल था, इसे व्यूमेंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। इंडिविजुअल व्यूमेन एंड व्यूमेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर चाहे वो अकेली लेडी हो या पूरा इनका ग्रुप हो, पूरा संगठन हो, अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरिया से बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी हो जाती थी, अपना पूरा ग्रुप बनाती थी और ये इस मूवमेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करती थी। इसके साथ साथ कुछ जेंट्स, कुछ मैन भी ऐसे होते थे जो इन्हें सपोर्ट करते थे इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। जब पार्टिसिपेंट्स वर यूज़ वेरियस स्ट्रेटजीज़, अब जो पार्टिसिपेंट्स थे जो इस मूवमेंट में भाग ले रहे थे वो अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो अलग अलग वेरियस स्ट्रेटजीज़ को, अलग अलग साधनों को, टैक्टिक्स को यूज़ करते थे ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके।
और फाइट डिस्क्रिमिनेशन, समाज के अंदर जो भेदभाव फैला हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए, उसे सोल आउट करने के लिए भी क्या है, अपने न्याय को प्राप्त करने के लिए, जस्टिस गेन करने के लिए क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो अलग अलग प्रकार से के तरीके अपनाकर अपना हक मतलब वापस लेने की कोशिश करते थे। इनमें से कुछ मूवमेंट्स कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, कैंपियन होता है बेटा जब बहुत सारे लोग एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही मूवमेंट के लिए स्ट्रगल करते हैं तो वो पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए, कैंपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वे टू फाइट इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। जो समाज में हिंसा फैली हुई थी, इनजस्टिस था और डिस्क्रिमिनेशन था, उसके अगेंस्ट क्या कैंपिंग की जाती थी। दिस कैंपेन्स हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन। मैनी लॉज इन फेवर ऑफ ह्यूमन आर पास्ड। और इसका क्या इफेक्ट आया कि सरकार की तरफ से बहुत सारे कानून पास किए गए लेडीज़ के लिए। और 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट था फॉर्मुलेटेड सम गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन। और जिन लेडीज़ को फिज़िकली हरासमेंट किया जाता था, उन्हें मतलब जिस जगह वो कार्य कर रही हैं उस जगह उनके साथ क्या है, फिज़िकली हरासमेंट होता था। तो इस चीज़ के लिए क्या है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी। एंड इनसाइड एजुकेशनल, और इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी क्या है, गर्ल्स के साथ, वीमेंस के साथ गलत तरीके से बिहेव किया जाता था, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई थी। डॉवरी इज़ वन ऑफ बिगेस्ट सोशल एविल। अब इन सभी के अंदर जो डॉवरी, दहेज प्रथा है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक एविल थी, बुराई थी। और इस डॉवरी की वजह से बहुत सारी लेडीज़ों को, बहुत सारी गर्ल्स को लालच की वजह से उनके जो ससुराल वाले थे वो जिंदा ही जला देते थे। जो डिफरेंट अलग अलग जो वीमेंस के ग्रुप्स थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। और इट बिकेम ए मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न फाइनली लॉज। और इसके बाद उनका जो संघर्ष था वो रंग लाया और फाइनली जो डॉवरी के अगेंस्ट जो कानून पास किए गए वो 1961 में डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया गया, जिसके अंदर जो दहेज लेने वाले थे उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी। आगे आता है बेटा नेक्स्ट हेडिंग है रेजिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाना। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ डिफरेंट सोशल इश्यूज इन अ सफिशिएंट पार्ट ऑफ ह्यूमन्स मूवमेंट। ह्यूमन्स के जो अलग अलग मूवमेंट्स थे उसके द्वारा क्या लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई। और सम ऑफ द वेज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मैसेज लाइक स्ट्रीट plays, public meetings, etc. Next better protesting. Millions of women are engaged in a variety of protest against discrimination. मतलब लेडीज़ के साथ जो भेदभाव किया जाता था समाज के अंदर, उसके लिए जिस बहुत सारी लेडीज़ ने आपस में मिलकर एक ग्रुप तैयार किया एंड टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड सेल्फ वर्थ। उन्होंने अपनी खुद की जो इच्छा शक्ति थी उसे और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक नया आंदोलन स्टार्ट किया। एंड दे शोकेस देयर प्रोटेस्ट बाय पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी रैलीज निकाली, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना, तो इसके द्वारा उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट आता है शोविंग सोलिडेरिटी। देखिए बेटा, सोलिडेरिटी क्या होता है? सोलिडेरिटी होता है जब एक लेडीज़ को दूसरी लेडीज़ सपोर्ट करती है तो उसे क्या है, हम्बल मतलब ताकत मिलती है, तो उसे ही सोलिडेरिटी कहा जाता है। तो सोलिडेरिटी रेफर्स टू शोइंग सपोर्ट टू अदर वीमेन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉजेज। वीमेंस मूवमेंट ऑल्सो डिस्प्लेड सोलिडेरिटी ऑफ वीमेन ऑन वेरियस इशूज़। और जब लेडीज़ को आपस में, लेडीज़ का ही अलग अलग इश्यूज़ के अंदर जब लेडीज़ का आपस में सपोर्ट मिलता था तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। और स्ट्रॉन्गनेस की वजह से क्या है, वो उनकी जो वॉइस थी वो और भी ज़्यादा ऊंची हो जाती थी और वो और हिम्मत के साथ अपने कार्य को और ज़्यादा हिम्मत के साथ करने में जुट जाती थी। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर टोटली गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, उनके ऊपर जो अत्याचार होते आए हैं पुराने समय से ही, उन सभी के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो आप इसको अच्छे से रीड करोगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।